अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद हुसैन एडुकेट और आपको इजी लर्नर चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज मैं कुछ दोस्तों के इसरार पर फैमिली कोर्ट एक्ट पर लेक्चर देने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आइंदा के लिए आपको फैमिली केसेस करने में कोई मसला नहीं होगा। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है कि वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आगाज करेंगे हम सेक्शन 2 सब सेक्शन डी ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट से, जिसमें पार्टी की डिफिनीशन दी गई है, यानी पार्टी कौन हो सकता है फैमिली केस में। तो वो कुछ यूं है कि पार्टी शैल इंक्लूड एनी पर्सन whose presence as such is considered necessary for proper decision of the dispute and whom the family court aid as a party to such dispute। यानी कोई भी शख्स, ख्वाह वो हस्बैंड हो, वाइफ हो या ना हो, लेकिन कोई भी शख्स जिसकी मौजूदगी किसी डिस्प्यूट पर फैसले के लिए जरूरी तस्वुर की जा रही हो, या वो शख्स जो किसी डिस्प्यूट के फैसले के लिए जरूरी हो और उसको फैमिली कोर्ट एड करे एज अ पार्टी टू सच डिस्प्यूट, तो उस शख्स को फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत फैमिली केसेस जो होते हैं उसमें फरीक बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो दोनों स्पाउसेस हो आपस में। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है एंड ही इज श्योरिटी, वो जामिन है डावर का, तो अगर वाइफ डावर की बाबत सूट फाइल करना चाहती है तो वो उस शख्स के खिलाफ जो जामिन है, जो श्योरिटी है पेमेंट ऑफ द डावर का, उसको फैमिली केस में फरीक बना सकती है। और मिसाल एक दूसरा मिसाल देना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर डाउरी है, सामान्य जहेज है, और वो सामान्य जहेज जो वाइफ है उसके ससुर के कब्जे में है, यानी दी डाउरी आर्टिकल्स वो हस्बैंड के फादर के कब्जे में है। तो हस्बैंड के फादर को फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ, उसको भी फैमिली केस में फरीक बनाया जा सकता है क्योंकि वो डाउरी आर्टिकल्स उसी के कब्जे में है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पार्टी की डिफिनीशन कि इसमें आया किसी तीसरे शख्स को फरीक बनाया जा सकता है या नहीं। तो मेरे ख्याल में अब ये क्लियर हो गया होगा कि हां, अगर वो शख्स इस डिफिनीशन पर पूरा उतरता है तो उसको फैमिली केस में फरीक बनाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये फैमिली केसेस क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं। तो इसकी वजाहत सेक्शन 5 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, इसमें कहा गया है कि शेड्यूल के पार्ट फर्स्ट में जो केसेस दिए गए हैं ये फैमिली कोर्ट एक्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, यानी फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत ये केसेस होते हैं और यही केसेस फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत किए जाएंगे। उसमें जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी अगर कोई बीवी अपने शौहर के खिलाफ तनसीख निकाह डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल करना चाहती है तो वो फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत वो फैमिली कोर्ट में फाइल करेगी। इसी तरह डावर का सूट वो सेकंड नंबर पे आता है कि डावर का सूट, इसी तरह थर्ड नंबर पर मेंटेनेंस नॉन नफका। इसके बाद फोर्थ नंबर पर जो आता है वो है रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। फिफ्थ नंबर पर है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड विजिटेशन राइट ऑफ पेरेंट टू मीट देम। सिक्स नंबर पर जो आता है वो है गार्डियनशिप, और 7 नंबर पर है डिक्टेशन ऑफ मैरिज। 8 नंबर पर डाउरी एंड द लास्ट वन इज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द वाइफ। ये 9 किस्म के केसेस दिए गए हैं। ये 9 किस्म के जो केसेस है शेड्यूल के पार्ट फर्स्ट में दिए गए हैं, यानी फैमिली कोर्ट के पास इन 9 किस्म की केसेस का इख्तियार है। इसके अलावा जितनी भी केसेस है, जो भी हो, जिस किस्म की भी हो, उसका इख्तियार फैमिली कोर्ट के पास नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो ठीक हो गया कि फैमिली कोर्ट में ये 9 केसेस, इनमें से कोई भी केस दायर किया जा सकता है, लेकिन जुरिस्डिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट, यानी ये केस फैमिली कोर्ट में तो दायर करेंगे हम, लेकिन कहां पर, तो इसकी जो वजाहत है वो फैमिली कोर्ट रूल्स 1965 की रूल नंबर 6 में ये वजाहत की गई है। अगर कोई केस, कोई फैमिली केस
अगर वो एक अदालत की इख्तियारी समात में आता है, की जुरिस्डिक्शन में आता है, और उसको हम किसी दूसरे अदालत में दायर करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल 5 ऑफ द रूल्स 1965, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स 1965 की रूल 5 के तहत वह सूट रिटर्न किया जाएगा। वह सूट जो कि एक ऐसे अदालत में दायर किया गया है जिसके पास ये इख्तियार नहीं है, तो वह रूल 5 के तहत रिटर्न किया जाएगा। अब बात यह है इंतहाई अहम कि ये केसेस जो 9 नेचर के हैं, ये कहां पर दायर किए जाएंगे। तो इसकी वजाहत जिस तरह मैंने यहां पर बयान की कि वह सेक्शन रूल 6 अब वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स 1965 की रूल 6 में इसकी वजाहत की गई है, और वो कुछ यूं है कि जहां पर काज ऑफ एक्शन अक्रू हुई हो, जहां पर काज ऑफ एक्शन हुली और इन पार्ट अक्रू हुई हो, तो फैमिली केस वहां पर दायर किया जाएगा। या जहां पर फरीकैन रिहाइश पजीर हो, तो फैमिली केस वहां पर भी दायर किया जा सकता है। या जहां पर ये फरीकैन आखिरी मर्तबा इकट्ठे रिहाइश पजीर थे, तो वहां पर भी फैमिली केस दायर किया जा सकता है। और इसके बाद जो आखिर में कहा गया है रूल 6 में, वो ये है कि जहां तक सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड डावर का ताल्लुक है, तो ये दोनों केसेस जहां पर वाइफ रिजाइड कर रही हो, जहां पर बीवी रिहाइश पजीर हो, तो ये सूट जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का हो या डावर का हो, तो ये सूट वहां पर दायर किया जाएगा। यानी जहां पर वाइफ रिहाइश पजीर है, तो डावर और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट वहां पर दायर किया जा सकता है। जहां तक गार्डियनशिप के केस का ताल्लुक है, यानी जब हम गार्डियनशिप की निस्बत केस फाइल करते हैं, तो इसकी जुरिस्डिक्शन उसके मुतालिक सेक्शन 9 ऑफ द गार्डियन इनवॉल्व एक्ट, उसमें कहा गया है कि एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ अ माइनर दैट शैल बी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन वेयर द माइनर ऑर्डिनरी रिजाइड। यानी जहां पर माइनर रिहाइश पजीर हो, उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उस मुकदमे का, उस केस का इख्तियार समात हासिल है। अब फिर सेक्शन 9 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जिक्र किया गया है, लेकिन फिर यहां पर सेक्शन 25 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट, ये इंतहाई अहम है। उसमें कहा गया है कि फैमिली कोर्ट डीम टू बी डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द पर्पज ऑफ गार्डियन इनवॉल्व एक्ट। यानी गार्डियन इनवॉल्व एक्ट के लिए फैमिली कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तस्वूर किया जाएगा। तो मतलब इसका यह हुआ कि गार्डियनशिप का जो केस हम फाइल करते हैं, तो वह फैमिली कोर्ट में, उस फैमिली कोर्ट में ये केस दायर करेंगे जहां पर जिसकी जुरिस्डिक्शन में माइनर रिजाइड कर रहा हो, जिसकी जुरिस्डिक्शन में माइनर रिहाइश पजीर हो। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 एंड रूल 4 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स 1965। इसमें यह कहा गया है कि एवरी सूट shall be instituted before a family court by presentation of the plaintiff। यानी जिस तरह दीगर सिविल सूट होते हैं, वो दावा की दायरी से फ्रॉम प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंटिफ उसका आगाज होता है, तो यहां पर भी फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंटिफ दावा की दायरी से फैमिली कोर्ट में दावा की दायरी से यहां पर सूट का आगाज होगा। और इसका प्रोसीजर, यानी सिविल सूट में जो दावा होता है और यहां पर फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत जो दावा होता है, वो तकरीबन द सेम है दोनों। इसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट 1964,
जब हम फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत दावा दायर करते हैं तो दावा के साथ हम लिस्ट ऑफ द विटनेसेस भी हम इसके साथ फाइल करेंगे और उसमें अपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस में हम उन डॉक्यूमेंट का जिक्र करेंगे और उन वो डॉक्यूमेंट जो हमारे पोजीशन में हो वो डॉक्यूमेंट भी हम अपने दावा के साथ फाइल करेंगे, उसके साथ अटैच करके हम उसको फाइल करेंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ऐसा कोई दस्तावेज हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो जो हमारे पोजीशन में ना हो, तो फिर हम उस डॉक्यूमेंट का जिक्र अपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस में करेंगे और उसमें उसकी अहमियत के बारे में ये बताएंगे कि ये किस तरह इस मुकदमे के लिए लाजमी है। बाकी जो रिक्वायरमेंट है प्लेंट के लिए, वो सिविल सूट की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट द सेम ही है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आता है वो है इंटीमेशन टू डिपेंडेंट, जो कि सेक्शन 8 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट है। तो इस सेक्शन के तहत यानी सेक्शन 8 के तहत डिपेंडेंट के नाम समन भेजा जाता है और जब डिपेंडेंट हाजिर हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 द डिपेंडेंट शैल फाइल अ रिटन स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस। यानी जब डिपेंडेंट हाजिर हो जाता है तो उसी डेट को वो जवाबी दावा अलॉन्ग विथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस वो फाइल करेंगे अदालत में। इसके साथ एक इंतहाई अहम बात है कि अगर वाइफ ने सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल की हो और डिपेंडेंट वहां पर हाजिर हो जाता है और वो चाहता है कि वो अपनी बीवी को आबाद करे, वो नहीं चाहता कि उसको तलाक दे, तो उसको चाहिए कि वो अपनी जवाबदाह में, अपनी रिटन स्टेटमेंट में रिस्टिट्यूशन फॉर कंजुगल राइट्स उसका प्ली ले ले और अदालत से रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिक्री की इस्तिदा करे। इसके लिए अलग सा दावा दायर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 अलग दावा दायर करना वो बार्ड है, उसकी इजाजत नहीं दी गई है, वो मना किया गया है। इसी तरह अगर सूट हस्बैंड ने फाइल किया है फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, अपनी बीवी को आबाद करने के लिए उन्होंने दावा दायर किया है और वाइफ आती है तो वो आबाद नहीं होना चाहती और तनसीख निकाह चाहती है, डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहती है, तो उसको चाहिए कि अपनी जवाबदाह में, उसके अपने जवाबदाह में डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज उसकी इस्तिदा करे, उसके लिए प्रेयर करे, उसके लिए अलग सा दावा दायर करने की जरूरत नहीं है और अलग दावा दायर करना उससे मना किया गया है कि आप अलग दावा दायर नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर डिपेंडेंट हाजिर नहीं होता तो उसमें सेक्शन 9 में कहा गया है कि अगर उस पर समन की तामील की गई है तो फिर द सूट शैल प्रोसीड एक्स पार्टी, तो फिर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होगी और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जब स्टार्ट होती है और मिसाल के तौर पर नेक्स्ट डेट पर डिपेंडेंट हाजिर हो जाता है और अगर वो कोई रीजनेबल ग्राउंड शो करता है तो उसको फर्दर प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन अगर उस पर समन की तामील नहीं हुई है डिपेंडेंट पर, तो फैमिली कोर्ट उसके नाम, डिपेंडेंट के नाम सेकंड समन जारी करने की हिदायत जारी करेगी। अब अगर डिपेंडेंट पर समन की तामील हुई है और उसके खिलाफ अब एक्स पार्टी डिक्री हो जाती है, एक्स पार्टी डिक्री अगर उसके खिलाफ हो जाती है तो फिर वहां पर एक्स पार्टी डिक्री होने के बाद ये इंतहाई अहम बात है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 सब सेक्शन 7 उस डिक्री अलॉन्ग विथ नोटिस, डिपेंडेंट के नाम नोटिस भेजा जाएगा अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ द डिक्री कि उसके खिलाफ ये एक्स पार्टी डिक्री हुई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 सब सेक्शन 7 एक्स पार्टी डिक्री along with notice that has to be sent to dependent through process server or register post। अब अगर एक्स पार्टी डिक्री हो जाती है तो इसके लिए जो लिमिटेशन है वो भी सेक्शन 9 और रूल 13 उसमें दी गई है। उसकी जो लिमिटेशन है एक्स पार्टी डिक्री की और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की स्टेटस साइड करने के लिए वो 30 डेज है।
और जहां तक एक्स पार्टी डिक्री के लिए 30 डेज का ताल्लुक है, तो ये शुमार जो होंगे वो कब से होंगे? ये जब ये नोटिस भेजा जाता है एक्स पार्टी डिक्री का डिपेंडेंट के नाम, ये नोटिस जब उसको मिलता है, जब उस पर सर्विस होती है, तो उस सर्विस से इस लिमिटेशन का आगाज होगा और ये शुमार किए जाएंगे ये 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ द समन। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि इंतहाई अहम है कि जब ये प्रोसीजर हो जाता है, जवाब दावा आ जाता है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है रिकंसिलिएशन, सेक्शन 10, जो कि इंतहाई अहम है। दावा और जवाब दावा के आने के बाद फैमिली कोर्ट यहां पर मुसालिहत, राजीनामा, रिकंसिलिएशन, कंप्रोमाइज की कोशिश करती है हस्बैंड एंड वाइफ में कि अगर उनके माबेन अगर कंप्रोमाइज हो सकती हो। अब अगर कंप्रोमाइज नहीं होती तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 के तहत अदालत को कहा गया है कि आप तनसीख निकाह की डिग्री पास करें इसमें, और महर जो हस्बैंड ने वाइफ को दिया है वो उसको रिस्टोर करे, और इसके साथ साथ इशू फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, तनकीहात का वजह करना, वो भी फैमिली केसेस में ये इश्यूज जो फ्रेम होते हैं वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 के तहत यहां पर इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं। इसके बाद इश्यूज फ्रेम करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो होता है एविडेंस का, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, जिसके लिए फैमिली कोर्ट एक्ट में सेक्शन 11 और वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स 1965 में रूल 10A है। यानी एविडेंस जो रिकॉर्ड होती है वो सेक्शन 11 और रूल 10A के तहत इसमें एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है। एविडेंस के कंप्लीशन की बात के बाद जब एविडेंस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल आता है, और अदालत सेक्शन 12 सेक्शन 12 के तहत अदालत एक दफा फिर कोशिश करती है कि अगर मुमकिन हो, अगर पॉसिबल हो, तो फरीकैन मियां बीवी के माबेन कंप्रोमाइज कर सके। अगर कंप्रोमाइज हो जाती है तो फिर तो ठीक है, कंप्रोमाइज की बुनियाद पर डिक्री या उस केस का फैसला किया जाएगा। लेकिन अगर उसमें कंप्रोमाइज नहीं होता तो फिर अदालत उसमें सेक्शन 12 सेक्शन 12 के तहत उसमें डिक्री और जजमेंट पास करेगी। अब इसके अलावा आइंदा जो मरहला है वो तो या एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री का होगा और या अपील का, यानी जजमेंट डेटर जो है वो अपील पे जा सकता है और डिक्री होल्डर वो एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री या एनफोर्समेंट ऑफ द डिक्री के लिए दरख्वास्त दे सकता है। जहां तक एग्जीक्यूशन का ताल्लुक है तो वो सेक्शन 13 के तहत की जाती है, और अपील के लिए फैमिली कोर्ट एक्ट में सेक्शन 14 और वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स में रूल 22 दिया गया है। और अकॉर्डिंग टू रूल 22 उसकी अपील के लिए 30 डेज की लिमिटेशन है, और उसी 30 डेज में अपीलेट कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इस पीरियड में जो 30 डेज की लिमिटेशन है उसमें एक्सटेंशन करे, अगर उसको रीजनेबल काज शो किया जाता है तब। अब जहां तक सेक्शन 14 का ताल्लुक है तो उसमें यह कहा गया है कि जजमेंट और डिसीजन के खिलाफ अपील की जा सकती है, डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है, लेकिन वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ पाबंदियां है कि कुछ अक़साम दी गई है डिग्री की कि इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो डिग्री है उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। हां, अलबत्ता इसके साथ एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 में सब सेक्शन D7 उसमें एक ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दिया गया है। अगर ये डिक्री डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की ये डिक्री अगर उसी एक ग्राउंड जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन D7 अगर उसी ग्राउंड पर ये डिक्री दी जाती है तो फिर उस सूरत में ये डिक्री अपीलेबल होगी। और वो जो ग्राउंड है वो है कि अगर डिक्री इस बुनियाद पर दी जाती है कि वाइफ ने अपने केस सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में ये एलिगेशन लगाए हैं अपने शौहर
पर कि उसके शौहर ने उसकी प्रॉपर्टी डिस्पोज अप की है, कि उसके शौहर ने अपनी बीवी की यानी मुद्दाई या प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी वो डिस्पोज अप की है विदाउट हर कंसेंट, तो अगर उस ग्राउंड पर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ग्रांट की जाती है वाइफ की फेवर में, तो फिर उस सूरत में हस्बैंड के पास ये ऑप्शन है कि वो इसके खिलाफ अपील करे। अदरवाइज डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज नॉट अपीलेबल। अलबत्ता इसके साथ एक इंतहाई अहम बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि बेशक डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इट इज नॉट अपीलेबल, यानी अगर प्लेंटिफ की फेवर में, बीवी की फेवर में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री पास हो जाती है तो उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इसको इसी तरह नहीं चैलेंज किया जा सकता कि इसको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री नहीं ग्रांट करनी चाहिए थी। लेकिन ये इंतहाई अहम है कि ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के खिलाफ अपील की जा सकती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर डिसोल्यूशन की डिक्री जो पास हुई है, मिसाल के तौर पर वो हुई है ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी की बुनियाद पर अगर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पास हुई है, ग्रांट हुई है, तो इस ग्राउंड को चैलेंज किया जा सकता है अपील में। यानी हम ये कह सकते हैं अपील इस बुनियाद पर की जा सकती है कि वाइफ ने जो ग्राउंड लिया था अपने प्लेंट में, द क्रूअल्टी ऑफ द हस्बैंड, उन्होंने वो ग्राउंड साबित नहीं किया है और ट्रायल कोर्ट ने उसके फेवर में डिक्री ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी पास की है, तो इस ग्राउंड को चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं, ये डिक्री ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूअल्टी नहीं देनी चाहिए थी, तो ग्राउंड को चैलेंज किया जा सकता है। या मिसाल के तौर पर अगर वाइफ ने सूट फाइल की है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनेंस, कि उसके शौहर ने 2 साल के लिए उसको मेंटेनेंस अदा नहीं किया है, तो अगर इस ग्राउंड पर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ग्रांट की जाती है तो उस ग्राउंड को भी चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं, ये ग्राउंड जो इसने लिया था ये इसने साबित नहीं किया है, ये ग्राउंड जो इन्होंने लिया था ये गलत है और इसी बुनियाद पर ये डिक्री ग्रांट की गई है, ये डिक्री इस ग्राउंड पर ग्रांट नहीं करनी चाहिए थी। अलबत्ता अगर वाइफ फिर भी शौहर के साथ उसके साथ रहना नहीं चाहती और डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहती है तो वो खुला के ग्राउंड पर उसको डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ग्रांट की जा सकती है। तो मकसद ये हुआ और मतलब ये हुआ कि ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज उसके खिलाफ अपील की जा सकती है, दो अगेंस्ट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो दीगर एक्सेप्शन है यहां पर कि अगर डावर या डाउरी की डिक्री पास हुई है और वो है टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इज नॉट मोर देन 30,000, वो हो 30,000 से ज्यादा नहीं है, तो फिर उसके खिलाफ भी अपील नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगर मेंटेनेंस की डिक्री पास हुई है एंड दैट इज नॉट मोर देन 1,000, 1,000 से वो ज्यादा नहीं है, तो फिर उसके खिलाफ भी अपील नहीं की जा सकती। और आखिर में इंतहाई अहम बात कि सेक्शन 14 में कहा गया है कि नो अपील और रिवीजन लाई अगेंस्ट एन इंटरम ऑर्डर, कि इंटरम ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील या रिवीजन नहीं की जा सकती। यहां पर इंतहाई अहम बात कि इंटरम ऑर्डर ये क्या है, इसकी क्या खुसूसियात है, क्या एसेंशियल है इसके, तो ये इंतहाई अहम है कि अगर एक ऑर्डर, इंटरम ऑर्डर की जो रिक्वायरमेंट्स है, 2 रिक्वायरमेंट्स है इसके, अगर ये पूरी करते हैं तो फिर उस ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी। मिसाल के तौर पर इंटरम ऑर्डर जो है उसकी 2 रिक्वायरमेंट्स है। नंबर फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्डर आया है वो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट आया होगा,
इंटरम आर्डर के लिए फर्स्ट जो इसेंशियल है वो ये है कि इंटरम आर्डर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट आया होगा। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिस पॉइंट पर, जिस इशू पर, जिस डिस्प्यूट पर ये आर्डर आया है वो डिस्प्यूट इस आर्डर में फाइनली डिसाइड नहीं हुआ होगा। यानी केस या मुकदमे के इख्तिताम पर इस इशू पर दोबारा आर्डर आएगा, इसको मॉडिफाई किया जा सकेगा। लेकिन अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती एक आर्डर, यानी मिसाल के तौर पर एक आर्डर है, बेशक वो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट आया है, लेकिन जिस इशू पर आया है वो इशू इस आर्डर के जरिए फाइनली डिसाइड हुआ है, और जब ये मुकदमा फाइनली डिसाइड होगा तो इस इशू पर, जो इशू यहां पर डिसाइड हुआ है, उस वक्त इस पर दोबारा कोई फैसला नहीं होगा, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकेगा। तो फिर ये आर्डर इंटरम आर्डर नहीं कहलाएगी। अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करती है तो फिर वो इंटरम आर्डर होगी। मिसाल के तौर पर इंटरम मेंटेनेंस में अबूरी नान नफका की निस्बत सेक्शन 17A के तहत एक एप्लीकेशन दिया गया है, और उसी एप्लीकेशन पर आर्डर आता है फॉर द इंटरम मेंटेनेंस। मिसाल के तौर पर अदालत इंटरम मेंटेनेंस मुकर्रर करती है 2000 रुपये या 3000 रुपये। तो चूंकि ये मेंटेनेंस जो मुकर्रर हुआ है, ये आर्डर जो है आया है इस इंटरम मेंटेनेंस का, ये ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट आया है, और इस आर्डर में जो मेंटेनेंस के बाबत है, इसने मेंटेनेंस के बाबत फाइनल आर्डर नहीं दिया है, और ये जो आर्डर हुआ है इसको जब फाइनली ये केस डिसाइड होगा, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, इसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा। या तो इस मेंटेनेंस को इंक्रीज किया जाएगा, या इसको डिक्रीज किया जाएगा, या इसको बिल्कुल खत्म किया जाएगा। तो चूंकि इस आर्डर पर फाइनली जब केस डिसाइड होगा तो उस वक्त इस आर्डर को मॉडिफाई किया जा सकता है, इसलिए ये इंटरम आर्डर के दोनों रिक्वायरमेंट पूरे करते हैं। इसी वजह से ये इंटरम आर्डर की कैटेगरी में आता है और इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकता। इसके अलावा मिसाल के तौर पर एक दरखास्त दिया गया है जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पर कि इस अदालत के पास इख्तियार समात नहीं है। तो अगर ये दरखास्त फैसला होता है और ये दरखास्त मिसाल के तौर पर वो खारिज की जाती है, तो ये दरखास्त जब खारिज की जाती है तो ये जो आर्डर आता है ये ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट आता है। अब ये देखते हैं कि इंटरम आर्डर की जो दूसरी खुसूसियात है, इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, आया ये आर्डर उस रिक्वायरमेंट को पूरा करती है कि नहीं। अगर ये आर्डर उस दूसरी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है तो फिर ये इंटरम आर्डर कहलाएगी और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी। लेकिन अगर ये दूसरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर दी तो ये इंटरम आर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो देखते हैं इसको, ये जो आर्डर है ये जिस इशू पर आया है, जिस पॉइंट पर आया है, ये चूंकि ज्यूरिसडिक्शन की इशू पर आया है, इख्तियारी समात की इशू पर आया है, और इस आर्डर के जरिए ज्यूरिसडिक्शन का इशू, इख्तियारी समात का इशू यहां पर फाइनली इस आर्डर में डिसाइड किया गया है और ये कहा गया है कि हां इस अदालत को इख्तियारी समात हासिल है और आपका दरखास्त खारिज किया जाता है। तो चूंकि जब ये मुकदमा, ये सूट फाइनली डिसाइड किया जाएगा तो इस पॉइंट पर, इस इशू पर दोबारा फैसला नहीं आएगा, इस आर्डर को मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। तो चूंकि इस आर्डर को केस के इख्तिताम पर, सूट के इख्तिताम पर मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये इंटरम आर्डर की कैटेगरी में नहीं आता, ये एक फाइनल आर्डर है और इसी वजह से इसके खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 17 की जानिब। सेक्शन 17 में यह कहा गया है कि द प्रोविजंस ऑफ कानूनी शहादत एंड सिविल प्रोसीजर कोड एक्सेप्ट सेक्शन 10 and 11 shall not apply to proceedings before the family court। यानी फैमिली कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती है
उसको कानूनी शहादत और CPC एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 10 रेस सब जुडिस एंड सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल है। इसके अलावा CPC और कानूनी शहादत इन प्रोसीडिंग को फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत जो प्रोसीडिंग होती है, फैमिली कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती है, उसको एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, बाज़ दफा ऐसा भी होता है, ऐसा मसला पेश आता है जिसका हल फैमिली कोर्ट में नहीं होता। मिसाल के तौर पर प्लेंटिफ या डिपेंडेंट वो अपनी प्लीडिंग में वो अमेंडमेंट करना चाहते हो, तो अमेंडमेंट की बाबत ऐसा कोई प्रोविजन फैमिली कोर्ट एक्ट में मौजूद नहीं है। तो इसकी वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने अपने मुख्तलिफ फैसलाजात में इसकी वजाहत की है कि फैमिली कोर्ट कैन एडॉप्ट एनी प्रोसीजर ऑफ हिज ओन चॉइस, यानी फैमिली कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोई भी प्रोसीजर एडॉप्ट कर सकती है, कोई भी प्रोसीजर जो मना नहीं हो, कोई प्रोसीजर जिसको स्पेसिफिकली मना नहीं किया गया हो और वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हो, तो फैमिली कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो प्रोसीजर एडॉप्ट करे। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 17A जो कि इंटरम मेंटेनेंस के बाबत है। मिसाल के तौर पर अगर एक सूट पेंडिंग है और उसमें प्लेंटिफ ये समझती है कि ये मुकदमा तो चलता रहेगा, पता नहीं इस पर 6 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे या साल लगेगा, लेकिन वो चाहती है कि वो अपने शौहर से इंटरम मेंटेनेंस, यानी वो मेंटेनेंस जो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट्स उसको मिलती है, यानी मुकदमे के दौरान उसको कुछ मेंटेनेंस मिले, तो उसकी बाबत उसके लिए वो सेक्शन 17A के तहत फैमिली कोर्ट में दरखास्त दे सकती है। और वो दरखास्त अगर मंजूर हो जाती है, अगर इंटरम मेंटेनेंस की दरखास्त मंजूर हो जाती है, लेकिन डिपेंडेंट वो इंटरम मेंटेनेंस अगर वो पे नहीं करता, अगर इंटरम मेंटेनेंस वो पे नहीं करता, तो उसका राइट ऑफ डिफेंस स्ट्रक अप कर दिया जाएगा और द सूट विल बी डिक्रीड इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, सूट को डिक्री किया जाएगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन 19 की जानिब जो कि कोर्ट फी की बाबत है, यानी उसमें कहा गया है कि जितनी भी फैमिली केसेस है उस पर जो कोर्ट फीस है वो 15 रुपये का कोर्ट फीस उस पर लगेगा, यानी फैमिली केसेस के लिए जो दरकार कोर्ट फीस है वो 15 रुपये है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 25A की जानिब जो कि है ट्रांसफर ऑफ केसेस। मिसाल के तौर पर एक केस पेंडिंग है एक फैमिली कोर्ट में और एक फरीक चाहता है किसी वजह से कि इस मुकदमे को इस अदालत से किसी दूसरी फैमिली कोर्ट ट्रांसफर करे, तो उसको चाहिए कि वो 25A के तहत, सेक्शन 25A के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वहां पर दरखास्त दे, और अगर अदालत मुनासिब समझती है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालत वो मुनासिब समझती है कि हाँ इस केस को इसी अदालत से किसी दूसरी अदालत को ट्रांसफर करना चाहिए, तो वो सेक्शन 25A के तहत उसके पास ये इख्तियार है कि वो एक मुकदमे को एक अदालत से किसी दूसरी अदालत को ट्रांसफर करे। अब आखिर में इंतहाई अहम बात, माशरे में आम तासुर है कि अगर बीवी तलाक या तनसीखी निकाह चाहती है तो महर उसका हक नहीं होता। तो मैं ये बात यहाँ पर वाज़ेह करता चलूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 की सेक्शन 2 में ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दिए गए हैं। अगर बीवी उनमें से कोई भी ग्राउंड साबित करती है, यानी अगर बीवी ये साबित करती है कि उसका शौहर जो है वो क्रूअल है, वो जालिम है, या वो मेंटेनेंस अदा नहीं कर रहा फॉर 2 इयर्स, या उसका अता पता नहीं चल रहा कि वो कहां पर है फॉर 4 इयर्स, या उसका शौहर इनसेन है फॉर 2 इयर्स वगैरह वगैरह, यानी जितने भी ग्राउंड्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 में दिए गए हैं, अगर उनमें से कोई भी ग्राउंड अगर बीवी साबित कर दी है अदालत में, तो उस सूरत में बीवी तनसीखी निकाह की डिग्री की भी हकदार होती है और वो महर की भी हकदार होती है। अगर उनके पास इन ग्राउंड में से कोई भी ग्राउंड अवेलेबल है तो वो हक महर के साथ साथ डिग्री तनसीखी निकाह की भी हकदार होती है। लेकिन अगर उनके पास इन ग्राउंड में से कोई भी ग्राउंड नहीं है और फिर भी वो अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती और वो तलाक चाहती है, वो तनसीखी निकाह चाहती है, तो फिर महर उसका हक नहीं बनता। So this was all about family cases. I hope you got it. Thank you very much and goodbye.